सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आईएनसी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है, लास्ट क्लास थोड़ा सा जल्दी में हुई थी तो आप लोग घबराए नहीं। उसका आगे का पोर्शन अपन देखते हैं। ठीक है, तो केवल एक इश्यू है थोड़ा सा, वो आवाज गूंजती है ना, उसका टेंशन ना लो। उसका भी अपन बहुत जल्दी निराकरण कर रहे हैं। इसका भी सेटअप पूरा स्टूडियो पूरा घर पे सेटअप कर रहे हैं, तो जल्द ही ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो अभी अपनी काम है कि अपने को क्या करना है कि आज अपने को पढ़ना है क्या, अपन जो फाइनल पढ़ चुके हैं उससे आगे अपन चलेंगे। क्या पढ़ा है अपनों ने फाइनली, आप लोगों को पता होगा। मैंने आपको बोला भी था कि पोस्टनेटल सर्विसेज को थोड़ा सा अपन जो है डिस्क्रिप्टिव वे में बाद में देखेंगे, है ना। तो उस पोस्टनेटल सर्विसेज में वो जो पोस्टनेटल सर्विसेज हैं, वो पोस्टनेटल सर्विसेज अपन पढ़ रहे थे एमसीएच के अंतर्गत, है ना। तो ये पोस्टनेटल है ना, पोस्टनेटल सर्विसेज में मैंने आपको बताया था पहली बात कि डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकंड बात मैंने आपको बोला था कि इन्वोल्यूशन स्टार्ट होता है, इन्वोल्यूशन होता है। ठीक है, तो तीसरी बात इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो तीन, वैसे तो ऐसे तो क्लासिफिकेशन नहीं होता लेकिन फिर भी इसे टाइम पीरियड के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या? अर्ली मतलब बहुत जल्दी, इमीडिएट और लास्ट में लेट कंडीशन बोल सकते हो, या फिर से रिमोट बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो? रिमोट बोल सकते हो। ये तीन टाइमिंग है। अर्ली आप सबको पता है कि जो सबसे पहले की बात होती है, दैट मींस 0 से 24 आवर्स तक का जो पीरियड है क्या कहलाता है? इमीडिएट कहलाता है। और जो 24 आवर्स से लेके कितने 24 आवर्स से लेके 7 दिन का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? अर्ली कहलाता है। और आफ्टर 7 डेज से लेके 42 डेज तक क्या कहलाता है? दैट इज रिमोट पीरियड कहलाता है। ये इसलिए, ये थोड़ा सा डिवाइडेशन का इसलिए है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इन्वोल्यूशन है वो कितने टाइम पीरियड तक होता है, तो लगभग 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन 6 वीक आप सिंपल बोल सकते हो। तो सिंपल 6 वीक में या 6 महीने में नॉर्मली वो वापस आ जाते हैं। लेकिन एक वर्ड आता है पोस्टनेटल पीरियड में, लोकिया। लोकिया क्या होता है? लोकिया जो है ये डिस्चार्ज है जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद में, मतलब वेजाइनल डिस्चार्ज है। डिलीवरी के बाद में भी ऐसा तो है नहीं कि जो डिस्चार्ज होना वो बंद हो जाएगा, तो उसके बाद में जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज का कहलाता है लोकिया कहलाता है। लोकिया ओरिजिनली 15 दिन तक का पीरियड होता है, उसमें आता है 15 दिन तक, यानी 2 सप्ताह तक लोकिया का डिस्चार्ज होता रहता है। 6 वीक भी हो सकते हैं किसी में, लेकिन ओरिजिनली यहां तक। इसमें 3 तरह के होते हैं। ठीक है, रुब्रा होता है, सिरोसा होता है और एल्बा होता है। ठीक है, अब देखो रुब्रा मतलब रेड, ठीक है। सिरोसा मतलब म्यूकस प्लस ब्लड स्मॉल अमाउंट में, और एल्बा मतलब व्हाइट कलर का डिस्चार्ज। तो ये 3 तरह के होते हैं। अब ये जो है शुरू के पीरियड में, ये उसके बाद वाले में, और ये उसके बाद में। दैट मींस 10वें से 15 दिन आप इसे बोल सकते हो, यानी कि 9 एक एवरेज दे रखा है, लेकिन फिर भी याद रखिए। ये 5 दिन से 10 दिन आप याद रख सकते हो, और इसे 0 से 5। ये सिंपल, ये इसका फिक्स डाटा नहीं है, ये अपने दिमाग में ध्यान रखना। ये इसका फिक्स डाटा अपन ओबीजी में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको केवल एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ कि 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15। ठीक है, तो ये एक तो डिस्चार्ज के बारे में हो गया, एक इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया। ये यहाँ से पूछा जाता है ना, इसको ध्यान रखना। एक चीज ये तो हो गई मां से रिलेटेड। एक होता है पोस्टनेटल पीरियड में बच्चा भी रहता है, दैट मींस चाइल्ड। क्या रहता है? चाइल्ड। तो चाइल्ड में भी ध्यान होता है आपको, न्यूबॉर्न कहलाता है। इसमें अर्ली और लेट का, अर्ली और
लेट होता है। एक होता है नियोनेट एक होता है इन्फेंट। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। न्यूबॉर्न जो कि 0 से लेकर 7 दिन का होता है, तो जो ओरिजिनल बात है अर्ली नियोनेट, ये जो पीरियड है न्यूबॉर्न, नियोनेट, इन्फेंट्स, ये जो टाइम है ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूबॉर्न 0 से 7 डेज, ठीक है। उसके बाद लेट न्यूबॉर्न कितना होता है 7 to 28 डेज, और नियोनेट कब से कराता है तो 0 to 28 डेज, ठीक है। और जो इन्फेंट होता है वो 0 to 1 ईयर्स। ये आपको तीनों वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अपन एक छोटे से टॉपिक को देख लेते हैं इसी के साथ में। क्या चीज है ये, पोस्टनेटल पीरियड में ही जैसे बच्चा डिलीवर हुआ है तो बच्चे की जो ग्रोथ है, तो जो पोस्टनेटल है, इस पोस्टनेटल में एक छोटी सी चीज और आती है कि जैसे बच्चा डिलीवर हुआ, अब डिलीवर होने के बाद उस बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है या नहीं हो रही है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाए। तो इसके मेजरमेंट को देखो अपन एक तरीके से देख सकते हैं कि अगर बच्चे का वेट जो है, नॉर्मल बर्थ वेट इंडिया में कितना माना जाता है, नॉर्मल बर्थ वेट कितना माना जाता है, नॉर्मल जो बर्थ वेट है बच्चे का इन इंडिया में कितना माना जाता है, तो 2.5 to 3.0 kg, ठीक है। 3 से, ठीक है, ये नॉर्मल माना जाता है। अगर इसके अकॉर्डिंग उस बच्चे का अगर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो उस बच्चे में वेट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। शुरू के 10 दिन वेट घटेगा उसके साथ, उसके बाद बढ़ेगा। कितना घटेगा 10%, कितना घटेगा 10% घटेगा। उसके बाद क्या बढ़ेगा, ऑटोमेटिक उसका वेट बढ़ेगा। अब वेट जो बढ़ रहा है बेस्ट मेजरमेंट हो गया, तो इसको ये आप ऐसे लिख सकते हो, सिंगल बेस्ट measurement for the growth of the baby, बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इसका सिंगल बेस्ट मेजरमेंट क्या है, दैट इज वेट इज द बेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद एक चीज आती है कि बच्चे में कभी कभी ऐसा होता है कि एलबीडब्ल्यू चाइल्ड का नाम सुना होगा, लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी कितना से कम, दैट इज 1.8 kg से कम लो बर्थ वेट बेबी, या लेस देन 2.5 kg से कम लो बर्थ वेट बेबी में आ जाता है, ठीक है। तो लो बर्थ वेट बेबी जो है, इसमें जो अधिकतर जो केसेस हो रहे हैं एलबीडब्ल्यू के, वो किस कारण से हो रहे हैं, तो उसका एक कारण आपको निश्चित करना होगा कि क्या ऐसा कारण है कि भाई के एलबीडब्ल्यू ज्यादा हो रहे हैं। तो उसके पीछे कारण होता है मोस्ट कॉमन कॉज, ऐसे लिखा कभी आ जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एलबीडब्ल्यू, ऐसे लिखा जाए एलबीडब्ल्यू, तो ये होता है मैटरनल न्यूट्रिशन की वजह से। किसकी वजह से, मैटरनल न्यूट्रिशन की वजह से। अगर माँ हस्तपुष्ट होगी तो बच्चा भी हस्तपुष्ट, और अगर माँ कमजोर होगी तो बच्चा भी कमजोर होगा, ठीक है। बच्चे और माँ की ग्रोथ दोनों में ध्यान रखना। बच्चे यानी कि दैट इज चाइल्ड, और मैटरनल जो न्यूट्रिशन है उसका सीधा इफेक्ट होता है, दैट इज लाइनर इफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर सीधी बात है कि बच्चा का अगर किसी किसी के में क्या होता है कि वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब उल्टा, लेकिन यहाँ लाइनर हो रहा है। लाइनर इन द सेंस लाइनर इन द सेंस क्या, सीधा इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया है, यहाँ पर जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उसका एक एवरेज कोई तो अनुपात होगा, कितना परसेंटेज में एलबीडब्ल्यू होते हैं। तो लगभग जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 28% जो होते हैं वो एलबीडब्ल्यू होते हैं।
तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1/3 हिस्सा भारत का लो बर्थ वेट बेबी, यानी कि आपको देखने को मिलता है 10 में से हर तीसरा बच्चा, हर तीसरा नहीं 3 बच्चे, ठीक है, 10 में से 3 बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगी, एलबीडब्ल्यू देखने को मिलेगा। एक अपन बात कर रहे हैं वेट की, तो ये तो वेट अपन वेडिंग मशीन वगैरह जो है वो वेडिंग मशीन जो है ये अपन सभी जगह देख रहे थे, लेकिन लेस देन 2 साल तक के बच्चों के लिए फील्ड में आप जा रहे हो तो क्या वेविंग मशीन तोप के ले जा रहे हो, वो एनएम जो जाती है वो फील्ड में जाने के बाद आप क्या वेविंग मशीन को साथ में ले जाएगी, जो वेटिंग मशीन है उसको क्या साथ में ले जाएगी, नहीं, उसके लिए एक स्केल आती है जिसको बोलते हैं साल्टर स्केल। क्या बोलते हैं, साल्टर स्केल, क्या बोलते हैं उसे, साल्टर स्केल आती है, जो कि क्या होती है एनएम के थ्रू फील्ड में जाते हैं, फील्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर द वेट ऑफ द बेबी। कौन ले जाता है, एनएम ले जाती है, किसके लिए ले जाती है, वेट के लिए। उसके बाद एक बात आती है कि जब बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, अब वेट बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बात है, तो ऐसे कौन कौन से वैक्सीन हैं जो एलबीडब्ल्यू बेबी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एलबीडब्ल्यू बेबी में क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो देखो एलबीडब्ल्यू बेबी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड चीजें क्या है, तो जितने भी लो बर्थ वेट बेबी हैं, लो बर्थ वेट बेबी हैं, उनमें क्या है कि आपको सारी लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड करनी है, पहली बात तो, ठीक है, सारी लाइव वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड करनी है, जितनी भी लाइव वैक्सीन वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड करनी है। और हेपेटाइटिस बी आपको पता है एक लाइव वैक्सीन है कि नहीं है, तो ये भी है, हेपेटाइटिस बी को भी आपको क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना है, जो कि बर्थ के समय लगता है। और प्री टर्म बेबी, ये किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्री टर्म बेबी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर उसका वजन जो है 2 किलो से कम है। एक तो एलबीडब्ल्यू में लाइव वैक्सीन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है, और हेपेटाइटिस बी जो है वो प्री टर्म बच्चों में लेस देन 2 किलो का अगर बच्चा है तो आप उसमें क्या रखोगे, प्री टर्म का मतलब डिलीवरी बिफोर द 37 वीक, 37 और 37 वीक से पहले अगर हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है, प्री टर्म कहलाती है। या 38 बोलो, 38 पे अगर होगी तो वो तो नॉर्मल हो, लेकिन 38 से पहले और 37 या 37 से पहले दोनों बात एक ही है ना, 38 से पहले 37 ही आता है, और 37 पे हो रहा है वो भी 38 से पहले ही। सो दैट मीन्स 37 और 37 के पहले अगर बेबी डिलीवर हो जाता है ना, 28 से लेकर 36 वीक 37 वीक अगर डिलीवर हो जाता है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगाना है, बाद में लगवा लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ बातें हो गई। अब छोटी छोटी बातें पीडियाट्रिक की आएगी, वो अपन पीडियाट्रिक में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पीडियाट्रिक की चीजें पीडियाट्रिक में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसे इधर उधर घुसे देने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। सो नेक्स्ट देखिए, पहली जो एलबीडब्ल्यू है, एलबीडब्ल्यू के बारे में अपन जान चुके हैं क्या होता है। 2.5 केसेस के कम का बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसे अपन एलबीडब्ल्यू बोलेंगे। लेकिन एक बात और है, एक आता है शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज, मतलब शॉर्ट फॉर डेथ। ये जो ओरिजिनली जो होती है शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज या गेस्टेशनल एज जो होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन बोलती है कि जो वेट है बच्चे का वो उसकी गेस्टेशनल एज का 10% कम होता है, ठीक है। जो वेट है बेबी का जैसे 2.5 kg हुआ, अब उसकी गेस्टेशनल एज कितनी है, गेस्टेशनल एज है मान के चलो 37 वीक, 37 वीक का 10% 3.7 यानी कि लगभग 2.3, ये तो कितना 2.2 है ना, ये 3 किलो ही कम हुआ, तो 3 से ज्यादा करना पड़ेगा अपने को, तो लगभग 2.0 करना, तो लगभग आप मान के चलो कि ये 3 किलो पर अपने घटा 3.7 घटा लिया कितने में से, दैट मीन्स ये पूरा वजन कितना है, 3 किलो नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि ये 3 किलो है, 37 वीक है,
इसका 10% दैट इज दिस। इसका मतलब लगभग 350 ग्राम, और 350 ग्राम बच्चे में कम नहीं होता, ये ध्यान रखें, है ना। 350 ग्राम बच्चे में ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अब अपन छोटी छोटी चीजें खत्म करने वाले हैं कि यहाँ पर आपका जो है प्रीटर्म और पोस्टनेटल पीरियड का जो है वो सारा मैटर खत्म हो जाता है। अब बारी आती है उन चीजों की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जाम से, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। हाँ देखो, ब्रेस्ट फीडिंग से सिंपल चीजें हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड 3 बातें आती है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहली बात तो क्या फायदे हैं, दूसरी बात कब करवानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसमें जो मिल्क होता है, उस मिल्क में 4 कैटेगरीज है, हाइंड मिल्क, फोर मिल्क, वो एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि वो कब कब दिखता है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग का अपन क्या करते हैं, अपन एक काम कर लेते हैं, इसे पहले फैमिली प्लानिंग पढ़ लेते हैं, फैमिली प्लानिंग के बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें अपन इसे करते रहेंगे, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको पूरी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है देखो फैमिली प्लानिंग की, फैमिली प्लानिंग की। और जो फैमिली प्लानिंग है ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन अपन इसे सिंपल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक, सब टॉपिक जो कि एक ही टॉपिक है मेनली, कौन सा, आपका फैमिली प्लानिंग। अब देखो फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है मैंने आपको समझाया था पहले, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये मैं आपको सन तो लिखवा चुका हूं 1951 और 52। कब, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, 5 ईयर प्लान, उसमें ये भी था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वो कौन सा है, एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये कब आया था, ये जो प्रोग्राम आया था 1963। इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे और भी टर्म्स है, मैं आपको बता दूंगा कि उसमें 2 बच्चों का प्रावधान कब आया, हमारे 2 का प्रावधान कब आया, ये चीजें भी आई है, वो मैं आपको सबसे एंडिंग में लिखा दूंगा इसके, ठीक है। तो ये खास चीजें यहां पर है। मेन चीज नेशनल फैमिली प्लानिंग पढ़ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1952 और 1951-52 में आया था। फैमिली प्लानिंग अगर सर एक पूछे तो 1951 आंसर देना, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे 1951 अगर ऑप्शन में हो तो 1951 दे, और 1952 अगर हो तो 1952 को दे। दोनों ऑप्शन में है तो 1952 को चूज करें। किसको चूज करें, 1952 को, 1952 दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहां तक। अब फैमिली प्लानिंग होता क्या है, ठीक है। तो देखो फैमिली प्लानिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट इन द सेंस कॉन्ट्रासेप्शन आता है, तो कॉन्ट्रासेप्शन फैमिली प्लानिंग का एकमात्र मेथड है। क्या है, फैमिली प्लानिंग का एकमात्र मेथड है। फैमिली प्लानिंग में क्या क्या आता है, देखो फैमिली प्लानिंग में आता है बच्चे की हेल्थ कैसी होगी, माँ की हेल्थ कैसी होगी, कैसे डायग्नोज करना है, कैसे अगर एमटीपी हो गया तो उसे कैसे मैनेज करना है, किसी को ब्लीडिंग हो रही तो उसे कैसे मैनेज करना है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है, आरटीआई दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाता है, उन सबका इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। वुमेन हेल्थ को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये सारा जो है ये क्या कहलाता है, फैमिली प्लानिंग कहलाता है। आपसे पूछे कि फैमिली प्लानिंग में क्या क्या आता है, तो देखो फैमिली प्लानिंग में चीजें आती है, एक तो अनवांटेड बर्थ को क्या आपको अवॉइड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको आरटीआई से प्रिवेंट करना है, ठीक है, आरटीआई से प्रिवेंट करना है। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अनवांटेड लीजन्स, अनवांटेड डिजीजेस, उनको ट्रीटमेंट करना है वुमेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है
जैसे अनवांटेड डिजीज में कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उन डिजीज को क्या करना है, प्रिवेंट करना। आरटीआई हो गई, उनको भी प्रिवेंट करना। साथ ही साथ होने अनवांटेड बर्थ का हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन है इसमें आ जाएगा। तो इन सब का अध्ययन अपन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये कब आया था, दैट इज फर्स्ट प्रोग्राम कब आया था, 1951-52। और ये पहला प्रोग्राम था जो कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ, लागू हुआ था भारत में। ठीक है, पहला प्रोग्राम था जो कि लागू हुआ था भारत में, फर्स्ट प्रोग्राम आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये यहां पर आ गई बात। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स की जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे टर्म्स देखना। एक आता है एलिजिबल कपल। एलिजिबल कपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है टारगेट कपल। टारगेट कपल, ठीक है, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, टारगेट कपल और एलिजिबल कपल। टारगेट कपल वो पीपल हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये प्रेगनेंसी के लायक हैं, वो क्या कहलाते हैं, टारगेट कपल। और एलिजिबल कपल ये कि वो कपल जो प्रेगनेंसी के लिए रेडी कब से हो जाते हैं, रेडी इन सेंस कब से उनमें वो क्षमता आ जाती है कि वो अपने जैसी संतति को उत्पन्न कर सके। तो एलिजिबल कपल वो कपल जो कि 15 से लेकर 45 साल की जो उम्र है उसे अपन क्या बोलते हैं, एलिजिबल कपल की एज बोलते हैं। मतलब ये वो एज ग्रुप है जिसमें आप क्या है, पूरी तरीके से कंफर्ट है फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और टारगेट कपल वो पीपल जो कि क्या है, फॉर द मतलब कि रेडी हैं कि हाँ ये डिलीवर कर सकते हैं। इसमें आप इसकी एज थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन ये वो कपल हैं जो पूरी तरीके से क्या है कि हाँ ये परफेक्ट है फॉर द इसके लिए, किसके लिए, जो आप कंसेप्शन है उसके लिए टारगेटेड कपल वो है। और एलिजिबल कपल क्या है, 15 से 45। अगर इसे इसके देखा जाए तो बड़े बड़े मोटे तौर पे देखें तो ये इसके अंतर्गत ही आता है। मतलब ये टारगेट कपल आपके एलिजिबल कपल में ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक सिंपल थोड़ा सा अलग करने के लिए इसको ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। एलिजिबल कपल वो जो कि उनमें वो एज ग्रुप जब से वो उनमें वो वयस्कता आ जाती है कि वो बच्चे को जन्म दे सके। ठीक है, कब से कब, 45 से 45। लेकिन एक वो ग्रुप जो कि हाँ अपने को फिक्स पता है कि इनमें तो होगा ही होगा, उनको क्या बोलते हैं, टारगेट कपल। तो इसे ध्यान रखें। ठीक है, और इसमें एक वर्ड और जो है वो इन दोनों को अलग करता है, शायद उस वर्ड का नाम है टारगेट कपल, तो वो होते हैं। ठीक है, देखो एक वो कपल जिसमें क्या होता है, स्पोज। स्पोज का मतलब जोड़ा, जिसने कभी भी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नहीं किया है, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नहीं किया है। ठीक है, ये टारगेट कपल होते हैं, 45 से है। और स्पोज दैट डज नॉट यूज एनी कॉन्ट्रासेप्शन 15 से 45। और इसमें वो हो सकता है कि वो आपके कॉन्ट्रासेप्शन का यूज भी करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एक बड़ा सा इसका बड़ा सा छोटा सा एक मेथड लेते हैं फॉर द फैमिली प्लानिंग के लिए। फैमिली प्लानिंग के लिए सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन। क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन। फैमिली प्लानिंग में बहुत सारी बातें कही गई थी, शॉर्ट छोटे छोटे 2-3 प्रोग्राम भी आए थे, लेकिन वो प्रोग्राम आपको लास्ट में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, तो देखो कॉन्ट्रासेप्शन एक वो मेथड है जो कि परमानेंट या थोड़े से पीरियड के लिए, परमानेंट हो या थोड़े से पीरियड के लिए क्या हो, प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाते हो, क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहलाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा होता है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कौन सा होता है वो डिपेंड करता है, मेरी बात को सुनना, वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, उसके पर्ल इंडेक्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्ल इंडेक्स के ऊपर। पर्ल इंडेक्स इन द सेंस उसकी फेलियर रेट जितनी कम होगी, जितनी कम उसकी फेलियर रेट होगी
उतना वो अच्छा होगा। दैट इज फेलियर रेट जितनी कम उतना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इफेक्टिव। तो पर्ल इंडेक्स के अंतर्गत अपन क्या देखते हैं? इफेक्टिव। अपन देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसकी फेलियर रेट बहुत कम हो। तो पर्ल इंडेक्स जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट होगा। ठीक है, इस पर्ल इंडेक्स के लिए आप लोग जब भी इस पर्ल इंडेक्स को कब निकाला जाता है, देखो ये भी दिक्कत हो जाती है। पर्ल इंडेक्स अगर आप फैमिली प्लानिंग के दौरान निकल रहे हो, अगर फेल हो गया तो लड़का पड़ जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि पर्ल इंडेक्स कब निकाला जाता है? कैलकुलेटेड बिफोर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इन द फैमिली प्लानिंग। मतलब फैमिली प्लानिंग से यूज, फैमिली प्लानिंग में अपन उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करेंगे उससे पहले उसको पर्ल इंडेक्स निकालना जरूरी है। दैट मींस कि उसे चेक किया जाता है कि क्या ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम करेगा या नहीं करेगा। जो पर्ल इंडेक्स है, ठीक है, ये 100 वुमेन पर ईयर पे निकाली जाती है। 100 वुमेन पर ईयर पे निकाली जाती है। दैट मींस के नंबर्स ऑफ प्रेगनेंसी जो कि एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, कितने पे? टोटल नंबर्स ऑफ फीमेल इनटू दी, देखो इसे निकालने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। पर्ल इंडेक्स को निकालने का सिंपल तरीका है, ज्यादा कोई इतना टफ नहीं है। पर्ल इंडेक्स HWY लिख लो आप, 100 वुमेन पर ईयर। इसमें लिखा जाता है कि नंबर्स ऑफ फीमेल दैट एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट, बिकम प्रेग्नेंट। उसमें नीचे लिखा जाता है नंबर्स ऑफ टोटल वुमेन, नंबर्स ऑफ टोटल वुमेन उस एरिया में इनटू कितनी महिलाओं में, नंबर्स ऑफ फीमेल दैट यूज कॉन्ट्रासेप्टिव इनटू 1200। ठीक है, ये पर्ल इंडेक्स का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला क्या कहलाता है? 100 वुमेन पर ईयर के लिए हिसाब से निकाला जाता है। दैट इज पर्ल इंडेक्स, है ना, पर्ल इंडेक्स। इसको आप सिंपल तरीके से निकालें कि एक्सीडेंटली फीमेल मान लो 10 प्रेग्नेंट हुई है, टोटल नंबर वहां की कितनी 94 मान लीजिए, और इनमें से कितने ने यूज किया? 64 ने, और 1200 को यहाँ पे गुणा कर दीजिए। जो भी आता है वो आपका पर्ल इंडेक्स का परसेंटेज होगा। नॉर्मली पर्ल इंडेक्स जो है वो आपको किसके लिए यूज किया जाता है? तो अफेक्टिवनेस ऑफ, ध्यान रखें इसका याद रखना है, अफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ध्यान रख लोगे, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो ये आपका पर्ल इंडेक्स हो गया। अब ये क्या बताया मैंने आपको? ये बोला था कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ट होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो उसका पर्ल इंडेक्स डिसाइड कर सकता है। पर्ल इंडेक्स से मतलब समझ गए? ठीक है, अब कॉन्ट्रासेप्शन की परिभाषा हो गई, तो थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो कि सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सबको पता है। 3 तरीके का होता है। मेडिकल होता है, ठीक है, मेडिकल दैट मींस इमरजेंट, क्या बोलते हैं इसको? इमरजेंसी में जरूर करवाया जाता है। दूसरा परमानेंट होता है, परमानेंट होता है, उसके बाद कभी भी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। उसके बाद एक आता है जिसको आप बोलते हो टेम्परेरी, आप इसे कुछ समय के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अपन क्या बोलते हैं? एमटीपी, जिसमें अपनों ने बोला है एक तो मेडिकल टर्मिनेशन हो जाएगा, मेडिकल मेथड होता है जिसमें आप लोग, और एक होता है आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये भी आपके इमरजेंट में ही आता है, ध्यान रखिए, क्योंकि जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद में आईयूडी लगाया जाता है, तो ये भी आपके मेडिकल मेथड में ही आता है। दैट मींस इमरजेंट मेथड में ही आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परमानेंट मेथड, आपको पता ही है 2 तरह का होता है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, मेल में वेसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। परमानेंट है, ट्यूब को कट कर दिया जाता है। फीमेल में से क्या बोलते हैं? एनएसवी, नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी, मैंने आपको बता दिया है कब आई थी। ठीक है, उसके बाद ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में चल ही रही है। अब देखो टेम्परेरी की बात कर लेते हैं।
ये तो बातें हो गई सिंपल यहां तक की। अब बात करते हैं अपन टेम्परेरी की। टेम्परेरी थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी भी है। अब देखो इसमें एक होता है टेम्परेरी नेचुरल मेथड, टेम्परेरी नेचुरल मेथड, टेम्परेरी बैरियर मेथड, टेम्परेरी बैरियर मेथड, टेम्परेरी हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड और एक होता है यही वाला जो आपका आईयूडी है, ये इसमें आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो है वो भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन इमरजेंट का मतलब ये जस्ट आफ्टर डिलीवरी के लिए लगाया जाता है, इस केस को इमरजेंट बोला जाता है, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में जितने भी डिवाइस यूज करेंगे, हो सकता है इसमें कॉपर टी हो, उसमें या तो फिर इसमें वो हो आपका डीएनसी आ जाए, या फिर उसमें जो है वो आपका कॉपर टी आ जाए। तो नेचुरल में देखो, नेचुरल में क्या क्या चीजें हैं। पहला है विड्रॉवल मेथड। क्या है? विड्रॉवल मेथड, विथड्रॉवल मेथड, विथड्रॉवल मेथड। देखो विथड्रॉवल मेथड क्या है कि जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, इजैकुलेशन का मतलब ड्यूरिंग द सेक्स टाइम, ड्यूरिंग द सेक्स टाइम do not put your semen into the female vagina. That means कि जो सीमेन है वो फीमेल वेजाइना के अंदर नहीं जाए, उससे पहले आप अपने जो पेनिस है उसे विड्रॉल कर लें। वो क्या कहलाता है? विड्रॉल मेथड कहलाता है। इसके आपको लगता है कि इसके फेलियर चांसेस ज्यादा हैं या कम हैं? ये आप डिसाइड करें। फेलियर चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द सेंसिटिविटी और सम ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट वन, ठीक है। तो एक ये हो गया जिसे अपन कोइटस इंटरप्शन भी बोलते हैं। इसका एक वर्ड और है कोइटस इंटरप्शन। इस वर्ड से पता पड़ रहा होगा, कोइटस का मतलब तो सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, और इंटरप्शन का मतलब इंटरप्ट करना। इंटरप्ट का मतलब क्या? आपको डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब को अपन बोले तो परेशान करना। कोइटस इंटरप्शन को परेशान करना क्या कहलाता है? दैट इज विड्रॉवल मेथड कहलाता है। एक होता है सेफ पीरियड वाला, सेफ पीरियड जिसे बोलते हैं। अब ये सेफ पीरियड जो टाइम है, कैलेंडर मेथड इसको बोलते हैं, पर एक नाम और दिया जाता है इसे कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड वो मेथड है जिसके अंतर्गत आप डिसाइड करते हैं कि ये टाइम पीरियड जो है बेस्ट होगा फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको पता होगा लास्ट के 7 डेज और जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग हुई, उस ब्लीडिंग के 7 दिन बाद में और लास्ट के 7 दिन। दैट मीन्स देखो जैसे ये एक टाइम पीरियड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो शुरू के 5 दिन है यहाँ तो ब्लीडिंग है, यहाँ से लेकर आप शुरू के 5 दिन तो ये मान लीजिए, और यहाँ के बाद वापिस जो 15वें दिन से लेकर 21वें दिन तक आप कुछ मत ये करिए, ये बिल्कुल अनसेफ पीरियड है। और 21वें से लेकर 28वें दिन तक जो टाइम पीरियड होता है वो बिल्कुल सेफ पीरियड होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। तो दैट आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेफ पीरियड ये वाला होता है। तो एक ये भी होता है, एक होता है इसी में बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट याद रखें। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड का मतलब ये होता है कि जब भी साइकिल आने वाली होती है फीमेल को, तो 1 to 2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो उससे आप अंदाजा लगाएं क्या ये मेरे को तो उसका बर्न इंडेक्स बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। कब पता पड़ता है? नॉर्मल गर्मी के दिन आ रहे हैं तो उसमें पता तो नहीं पड़ता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चौथा जो देख लीजिए आप, सर्वाइकल जो मैनिपुलेशन होता है या म्यूकस वाला जो होता है, उसको भी एक अपन मेथड बोलते हैं, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। याद रख लीजिएगा इसको, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। देखो सर्वाइकल म्यूकस मेथड ये बोलना चाहता है कि जब भी साइकिल आती है उससे पहले म्यूकस जो है वो ठीक हो जाता है, गाढ़ा होने लग जाता है। तो ये भी कोई आपको परमानेंट ये नहीं बता रहा कि हाँ इसकी वजह से आप उसको पता लगा लेंगे, तो ये भी आपका फेल होने के चांसेस ज्यादा है, इसके भी फेल होने के चांसेस ज्यादा है, सेफ पीरियड वाला भी ज्यादा है, इसके थोड़े बहुत आपके चांसेस हैं कि ये कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है
लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, देखो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड का मतलब ये कि जब डिलीवरी हुई है उसके बाद बेबी को माँ दूध पिलाती है तो कम से कम जो है वो 3 वीक या 3 महीने तक तो वो क्या हो जाता है, सेफ रहता है लैक्टेशन के लिए। 3 वीक या 3 वीक से 3 महीने, ठीक है, यहां तक तो ये सेफ पीरियड में आ जाता है, लेकिन उसके बाद कभी भी हो सकता है। इसमें भी जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। तो जब तक साइकिल नहीं आती तब तक तो ठीक है, जब तक साइकिल आने लग जाएगी तो उस समय फिर आपको दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें भी ध्यान रखें। एक और होता है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब बाबा साधु बन जाना। बाबा साधु का मतलब समझ गए, पूरी तरीके से सब कुछ मोह माया है छोड़ छाड़ के निकल जाना, वो क्या कहलाता है, एब्स्टिनेंस कहलाता है। तो ये आपके नेचुरल मेथड हो गए, इतना कोई इंपॉर्टेंट इसका रोल नहीं, सिंपल है। विड्रॉल मेथड, सीमेन इजैकुलेशन हो उससे पहले आपको विड्रॉल करना है, पहले इसको सेफ पीरियड जो कि कैलेंडर पीरियड होता है, जो कि आपको टाइम के हिसाब से पता नहीं रहता। बेसल बॉडी टेम्परेचर कभी आप ध्यान नहीं देते। सर्वाइकल म्यूकस मेथड कभी भी ध्यान नहीं जाएगा। लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, हाँ ये 3 वीक से लेकर 3 महीने तक का तो पीरियड है, लेकिन जब जैसे ही साइकिल होती है स्टार्ट होती है तो आपको क्या करना है, वापस आपका चेंज करना है। एब्स्टिनेंस, साधु बाबा बन जाना, ठीक है। बेरियर मेथड में देखिए आप, ये जो बेरियर मेथड है, ये बेरियर मेथड ओरिजिनली ये कहता है कि आप क्या क्या यूज करते हैं बेरियर में। दैट मींस फिजिकल, फिजिकल इन द सेंस आप कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं, ऐसी चीज जो आपकी जो सीमेन है उसको वेजाइना में जाने से रोक रहा है, तो बेरियर। तो क्या क्या बेरियर हो सकते हैं, फिजिकल बेरियर जिसे आप देख करके यूज कर सकते हैं, केमिकल बेरियर जिसका आपको पता है कि ये केमिकल डालने से नहीं होगी, ठीक है। और एक आता है दैट इज कंबाइन, कंबाइन वाला आता है जो कि दोनों का मिक्स होता है। तो फिजिकल बेरियर में आप क्या क्या देखेंगे, जो जितने भी आपके मेल फीमेल जो कॉन्डम है वो क्या आते हैं, इसमें जो मेल फीमेल जितने भी कॉन्डम है वो क्या है, किसमें आते हैं, फिजिकल बेरियर। केमिकल बेरियर में क्या आता है, आपको पता होगा, एक आपने नाम सुना होगा डायफ्राम का करके, डायफ्राम करके आता है, एक डायफ्राम आता है, और एक वेजाइनोस्कोप करके कुछ आता है, जो कि वेजाइनल स्पंज आते हैं, ठीक है। एक डच, देखो एक तो आता है डच पाउच, डच पाउच है ना, डच पाउच आता है कि डच कैप आती है, डच पाउच, डच कैप आती है, डच कैप ये कैप आती है। और एक आता है वेजाइनल स्पंज, स्पंज, इस स्पंज में क्या होता है कि केमिकल भरा होता है। एक आता है, दो तो ये हो गए, एक और क्या था, डायफ्राम, क्या आता है, डायफ्राम, इस पे इसके ऊपर भी क्या होता है, केमिकल होता है। तो ये आपका ये हो गया। और कंबाइन में तो दोनों की चीजें आ गई, वैसे कंबाइन में ये चीजें भी आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता पड़ ही गया कि ये चीजें होती है। उसके बाद में देखिए एक छोटा सा हार्मोनल मेथड में आप सब जानते ही हैं, छाया, जिसका नाम सुना ही होगा आपने, छाया है ना, निश्चय किट, सॉरी निश्चय किट नहीं, छाया, हाँ निश्चय किट, निश्चय किट भी आती है, ठीक है। तो निश्चय किट का भी एक नाम है, तो ध्यान रखें। छाया आ गई, ओसीपी बोल दो ना, सीधी सी बात है, ओसीपी दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जितनी भी आती है वो क्या होती है, हार्मोनल में। आईयूडी में आपको पता ही है, कॉपर टी, अब इसमें 280 अलग है, 385 अलग है, ये अलग अलग इसके ब्रांड हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग उसकी, ये आपके टोटल नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए। इसमें ओसीपी सारी आ जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन कभी पूछ ले आपसे कि वेजाइनल रिंग क्या आता है, वेजाइनल रिंग ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये ध्यान रखना, ये वेजाइनल रिंग जो है हार्मोनल मेथड में आती है, कभी भी बेरियर मेथड में नहीं आती। आप ऐसा नहीं ध्यान रखें, क्योंकि वेजाइनल रिंग बोला है उसने, वेजाइनल रिंग उसने, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को।
इसमें नहीं आती है, इसमें आती है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, वरना ये गलत करके आओगे। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़े। सो यहां से आपको क्वेश्चन ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बढ़ता नहीं है। बस कभी आपसे पूछ ले कि कौन सा मेथड है, क्या है, तो बस ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। खास चीजें जो है वो मैंने लिखा रखी है इसमें, क्या क्वेश्चन बनता है। छाया से बनता है, छाया क्या है, छाया में क्या कंटेंट होता है, निश्चय, निश्चय में क्या कंटेंट होता है, दंपा, दंपा में क्या कंटेंट होता है, और दो तीन चीजें और हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। अभी कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट मेथड होता है ना, इसके पीछे क्या क्या रीजन होनी चाहिए। मतलब आप कॉन्ट्रासेप्शन, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव हो उसको बढ़िया कब बोलेंगे। पहली बात, सिंपल टू यूज, सिंपल टू यूज, सिंपल बात है, आसानी से यूज किया जा सके। इजी टू अवेलेबिलिटी, इजी टू अवेलेबिलिटी, आराम से मिलता हो। ठीक है, कम कॉस्ट का हो, लेस कॉस्टली, कम कॉस्ट में हो, है ना, लेस एक्सपेंसिव जिसे बोलते हैं। नो फेलियर रेट, फेलियर रेट उसकी कम हो, या उसका फॉल इंडेक्स बढ़िया हो। ठीक है, फॉल इंडेक्स उसका अच्छा हो, और किसी के पूछने की जरूरत नहीं पड़े। नो मेडिकल एडवाइस और नो नर्सिंग, नो मेडिकल एडवाइस, जिसमें मेडिकल एडवाइस की जरूरत नहीं पड़े। वैसे तो पड़ती है, लेकिन उसको सुपरविजन की जरूरत, एडवाइस तो फिर भी अपने को लेनी पड़ेगी। नो मेडिकल एंड नर्सिंग सुपरविजन, उसको यूज करने के सुपरविजन की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपको, और एक चीज और हो सकती है कि बार बार यूज किया जा सके, दैट इज रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल यानी कि दोनों तरफ से यूज किया जा सके, रिवर्सिबल या रीयूजेबल दोनों कर सकते हो, है ना, रिवर्सिबल या रीयूजेबल। ये मेन पॉइंट है जो जिसके आधार पर आप डिसाइड करते हो कि कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट होना कब करना है। देखो, अपने इंडिया की एक ही खासियत है कि किसी भी चीज को रगड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ते ही नहीं। बस वही बात है कि वो चीज उनको सस्ती मिल जाए, ठीक है, किसी से थोड़ा सा वो क्या है ना, मन में झंझनाहट से रहते, किसी से जाके मांगते, अरे क्या मांग रहा है, ऐसा क्या गलत चीज मांगनी है तुम्हें, कोई गलत थोड़ी है। सिंपल बात है ना, जो चीज सिंपल है वो सिंपल है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों को मेडिकल में होती है चीजें सीखनी पड़ती, सिंपल है। तो एक ये है, उसके बाद एक वो रहता है ना कि अपने को जितना सस्ता मिल जाए उतना सस्ता अपन लेते हैं, भले वो 10 रुपए का में अगर मिल रहा हो, 100 रुपए की चीज अगर 10 रुपए में मिल रही है तो फिर भी वहां पर कंसेशन के लिए बोलेंगे कि 8 रुपए ले भाई, वो वाली बात है। तो वहां पर कम पैसे में मिल जाए, पर्ल इंडेक्स तो अपने यहाँ पे समझ में आएगा नहीं लोगों को, तो पर्ल इंडेक्स के बारे में उनको नहीं मतलब, उनको ये नहीं मतलब, बस उनको ये मतलब है हाँ सेफ्टी होनी चाहिए, बस उनको ये पता होना चाहिए, सेफ्टी है नहीं भाई कि हाँ भाई ठीक है फिर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद आ जाओ आप लोग, अब एक एक मेथड के बारे में बात करें, इससे बढ़िया तो आप लोग सबको पता है यही चल ही गया है। पर्ल इंडेक्स जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था वो HW का बताया था, ठीक है, 100 वुमेन पर ईयर। अब अपन बात कर लेते हैं पर्ल इंडेक्स की। पर्ल इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, तो पर्ल इंडेक्स मैंने बता दिया वैसे कि क्या होता है कि नंबर्स ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, ठीक है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी में टोटल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितनी, टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ विथ, मतलब कि जैसे टोटल ऐसा, इसको ऐसे लिखना, टोटल नंबर्स ऑफ MC that exposure with contraception। समझ गए कि वो नंबर्स ऑफ साइकिल बताइए
जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के बाद में आपके एक्सपोज हुई हो, जैसे 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, साल की जितनी आती है, जैसे साल की 13 होती है ना, तो साल की 13 दैट मीन्स साल की 13 5 दिन कम पड़ते हैं, वैसे ज्यादा होती है, 13 से 15 नॉर्मल होती है ना। तो 13 जो हुई, ये 13 में से आपने कितने में एक्सपोज हुए हुआ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के बाद में 5 मान लो, ठीक है। नंबर्स ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी 10 हुई है, 5 यहाँ पर हुई है और 1300 यहाँ पर लिख दो आप, 1300 से करना है, ठीक है। तो ये काटेंगे अपन, तो इससे काटने पर 5 गुना 10, 3 बचते हैं, 5 और 30 और 0, ये कितने हो जाएंगे, दैट इज 2600, ठीक है। तो पर्ल इंडेक्स जो है वो, अब आपको ये पता पड़ रहा होगा कि 10 तो अपने एक इंडिविजुअल का निकाला है, ये 10 वुमेन होती नंबर्स ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, है ना। अगर मान लो जैसे ये एक वुमेन का निकाला आप लोगों ने, एक वुमेन में 5 का यानी 50 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब काटिए इसे, ये कट गया, अब कितना आया 260, दैट मीन्स पर्ल इंडेक्स कितना हो गया उसका, ये वाला, तो उस हिसाब से चलता है ना, समझ रहे। तो ये यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। 50 वुमेन पे 50 एक्सीडेंटली एक प्रेगनेंसी हुई है, ऐसे भी हो सकता है एक प्रेगनेंसी हुई है, तो इसे आप काट लीजिए, ऐसे काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो 26 आ जाएगा, ये इसका परसेंटेज में क्या निकल जाएगा, पर्ल इंडेक्स निकल जाएगा। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो अब इतना लोड नहीं निकालना है, पर्ल इंडेक्स कभी आ सकता है एग्जाम में, तो याद रख लेना। तो ये जो चीजें थी ये क्लियर हो जाती है यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे क्या चीज आती है, छोटी सी चीज, 2-3 चीजें हैं इसमें। एक का आया था स्मॉल फैमिली नाउन्स, ये कभी पूछ ले एग्जाम में तो लिख लेना, स्मॉल फैमिली नाउन्स, ये आया था 1952 में। इसका स्लोगन क्या था, पहले इनिशियली जो है इसका स्लोगन क्या दिया गया था कि 3 बच्चे का नाउन्स था, 3 चाइल्ड का नाउन्स था। फिर उसके बाद एक आया 1970 में एक स्लोगन दिया गया, था 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड था शायद, 2 या 3, हाँ 2 या 3 बच्चे, 2 या 3 चाइल्ड विल डू, मतलब 2 या 3 बच्चे ही पैदा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट 1980 में एक थीम आई थी हम दो हमारे दो वाली, हम दो हमारे दो की जो थीम आई थी, ये कब आई थी, 1980 में। उसके बाद अभी जो करंट जो थीम चल रही है, वो थीम क्या कहती है कि लड़का हो या लड़की, सन और चाइल्ड, सन और डॉटर, एक आप इन दोनों में से कोई भी एक रखिए। दैट मीन्स अभी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ये सन और डॉटर, इसी में पहला कोई भी हो, बच्चा हो या लड़की, ठीक है, लड़का हो या लड़की, और दूसरा चाइल्ड 3 साल का, एंड सेकेंड बेबी विल आफ्टर 3 इयर्स। मतलब आप दो, हम दो हमारे दो अभी भी थी, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा गेप का ध्यान देना है, कितने, कम से कम 3 साल का गेप होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इसमें आपको छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सारे मेथड से रिलेटेड, नेचुरल मेथड में आपको बता चुका हूं, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर रहे हैं अपन कॉन्ट्रासेप्शन की, तो किस लिए यूज कर रहे हैं कि पॉपुलेशन नहीं बढ़े, तो पॉपुलेशन पॉलिसी, फर्स्ट पॉपुलेशन हमेशा बिल कब पास होता है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1976, 1 अप्रैल 1976 में फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी, फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बोल सकते हो, या फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 1976 में आई थी, जो कि 1976 में इसका नॉर्म्स आया, 83 में इसको अप्रूव किया और 2000 में जाके ये लागू हुई। तो लागू कब हुई और इसको अप्रूव कब किया और कब आई, तो ये 1976, ये तीनों बातें याद रखें।
उसके बाद एक छोटी सी बात तो इसके साथ याद ही रख लीजिए, विटामिन प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। विटामिन प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब आया? विटामिन प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम जो है 1970 में आया। ये विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम 1970 में आया। ध्यान रखना है इसको। कितने डोज दिए जाते हैं? 5 डोज। कितने डोज? 5 डोज। ध्यान रखना है ना? 5 डोज ऑन कंप्लीशन ऑफ 3rd वीक। ठीक है, 5 डोज टोटल है। वैसे तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीशन नहीं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखो 6 से 11, मतलब अगर आप इस एज के बच्चे हैं तो उसमें आपको कितना देना है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप 12 महीने से ऊपर निकलते हो, 12 से लेके 36, 3 साल तक देते हैं। यहां पर आपको कितना देना है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो अब बताओ मुझे, एक तो ये लग जाएगा 9वें महीने पे 1 डोज, तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट तो ये, ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट तो ये हो जाएगी। उसके बाद टोटल डोज कितने लगते हैं आपको पता है? इसके हर 6 महीने में लगते हैं। कितने महीने में? हर 6 महीने में। तो हर 6 महीने में 12 से गिन लो, 12 के बाद 18 को लगेगा, 24 को लगेगा, ठीक है, उसके बाद 30 को लगेगा, 36 को लगेगा। तो 1 2 3 4 5, 2 के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 2 के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 5 में, तो ये हो जाएंगे 10 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाएंगे। तो ये जो नॉर्म्स थे, ये नॉर्म्स उस समय के थे जब 1970 में ये आया था। ठीक है, ये नॉर्म्स उस समय के थे जब 1970 में ये प्रोग्राम आया था। तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 2 के हिसाब से 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 10 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 2 3 4 इकाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख है ना, ये हो गए। 5 के हिसाब से 10 लाख, ठीक है। और यहाँ पर कितने डोज हो सकते हैं? पहला डोज मान लो यहाँ पर दिया, दूसरा यहाँ पर भी लग सकता है, लेकिन दूसरा अपन वैसे ही 12 पे दे रहे हैं, तो यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा टोटल? 11 लाख इंटरनेशनल यूनिट इस समय के हिसाब से। अभी कितना देते हैं? 17। कितना देते हैं? 17। ये कितना था? 3 साल तक का था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपने बच्चे को विटामिन ए पिलाना होता है, टोटल डोज जो है। और इसको ऐसे बोला जाता था कि ऑल डोजेस, 5 डोज इसके कंप्लीट करने थे 3 साल से पहले, यानी कि 3rd बर्थडे आने से पहले उसके 5 डोज कंप्लीट होने चाहिए, ऐसा बोला गया था, ठीक है। अब देखो जो मतलब ये बोलते हैं ना कि नेचुरल मेथड है। अब नेचुरल मेथड का तो ऐसा है कि कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, सिंपल थे, मैंने समझा दिया था। उनका फेलियर रेट ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग एक ध्यान रखें कि अब नेक्स्ट बारी आती है कोइटस इंटरप्टेड की। तो दिस इज मोस्ट एंशियंट। आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना मेथड कौन सा है, तो कोइटस इंटरप्शन ही था। उस समय ना तो लोगों के पास कोई ऑप्शन था, कुछ भी नहीं था, इसीलिए आपने देखा होगा कि इसकी फेलियर रेट ज्यादा होती है। इसीलिए आपके दादा दादी के टाइम पे देखना आप, लगभग 5-6 भाई होते हैं, या 5-6 बहनें होती है। वो बात अलग है कि बहनों के चक्कर में भाई का वेट कर रहे हैं सभी, तो वो बात अलग है। बाकी भाई होने के बाद किसका वेट किया जा रहा है? भाई बहन दोनों हो गए तो किसका वेट किया जा रहा है? तो वो उस समय इतनी सुविधा नहीं होने की वजह से और अपने आप पे कंट्रोल नहीं होने की वजह से सारी दिक्कतें पैदा होती है, ठीक है। तो ध्यान रखें, फेलियर रेट हाई होती है, लगभग 22% के आसपास इसकी फेलियर रेट होती है। 22% मतलब लगभग 1/3 हिस्सा, 10 लोग में से 3 लोग तो कंफर्म है कि प्रेग्नेंट वाला कंडीशन कर ही देंगे, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखें। सेफ पीरियड के बाद वही ओवुलेशन पीरियड की बात होती है कि 2nd और 3rd वीक कंसिडर्ड अनसेफ, 2nd और 3rd वीक कंसिडर्ड एज अनसेफ, दैट इज मैंने आपको बोल ही दिया।
सेकंड मतलब 7वें दिन से 14वें दिन तक और 14वें दिन से 21वें दिन तक अनसेफ है। ठीक है, उसके बाद 21वें दिन के बाद सेफ है और शुरू के 2 दिन 5 दिन के बाद भी 2 दिन बचते हैं वो अभी आपके सेफ रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉबैक इसकी कुछ खास नहीं है। बेसल बॉडी टेम्परेचर वाले में इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड उसमें भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। फेलियर रेट, सिम्टोमेटिक मेथड ये भी कोई मतलब नहीं है। हाईली इफेक्टिव नेचुरल मेथड जिसका बर्ल इंडेक्स 98% होता है। ट्राइड ऑफ सिम्टोमेटिक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सेपरेट बीबीटी और सर्वाइकल म्यूकस मेथड। अब देखो आप लोगों की खास चीजें जो हैं वो मैंने वैसे भी क्लियर कर दी थी पहले ही। इसमें से बचने आने जैसा और कुछ बचा नहीं है ना। तो मेन चीज जो थी वो मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज सीख लो कि जो मैंने आपको बताया था क्या कि लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया जो मेथड है उसका जो पॉल इंडेक्स है वो कितना होता है? पॉल इंडेक्स जो है उसका 98% होता है। 98% मतलब उसकी फेलियर रेट बहुत कम है। फेलियर रेट बहुत नगण्य है। इसलिए ये क्या है? बेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्शन है, बेस्ट नेचुरल, ऐसा लिखो आप तो यहाँ पर, बेस्ट नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कौन सा है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है आपका? लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो करवाई जाती है उसको आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो उसे? लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। एक चीज जो पिछले एग्जाम में पूछी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने कुछ इस तरीके से बोला था कि सिम्टोमेटिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से है। अब यार ये तो कोई अलग ही दिमाग लगाने वाला ही, थोड़ा सा अलग लेवल का सोचने वाला ही बता सकता है कि सिम्टोमेटिक में क्या क्या आता है। देखो तो एक पूछा गया था सिम्टोमेटिक वाला कि सिम्टोमेटिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखो इसमें सिंपल बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सिम्टोमेटिक का मतलब सेपरेट, पहला इसको ट्रायड बोलते हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रायड होते हैं। क्या था इसमें? 3 चीजें किसको इन्वॉल्व किया है? एक तो उसने इन्वॉल्व किया था सेपरेट को। बताओ सिम्टोमेटिक है? बिल्कुल। कैसे? साइकिल की वजह से, मतलब साइकिल आ रही है मतलब कोई सिम्टम्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर, बीबीटी जिसे अपन बोलते हैं, बीबीटी को भी इसने क्या लिया? सिम्टोमेटिक। बताओ बीबीटी मतलब बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इसमें क्या आ जाएगा? सिम्टम्स हो जाएगा, होगा। उसके बाद एक लिया था उसने सर्वाइकल म्यूकस वाला, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। ये भी क्या आता है? सिम्टोमेटिक कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रायल आता है। इसमें ये इन तीनों को ही लिया गया था। ये ध्यान रखना है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव तो है ही सही, लेकिन एक छोटा सा अलग से पॉइंट बना के लिख देना कि सिम्टोमेटिक कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रायल किसका बनता है? तो सेपरेट का बनता है, बीबीटी का बनता है और सर्वाइकल म्यूकस। ये तीनों मिलाकर ये सिम्टोमेटिक सर्वाइकल कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रायल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। और तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मेन चीजें जो बता दी मैंने। एक बात और थोड़ी सी समझ लें, प्रेगनेंसी के बाद की बात बता देता हूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव आपको कब से स्टार्ट करना है? जब तक लैक्टेशन चल रहा है। लैक्टेशन चल रहा है तो कोई जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड 3 महीने तक तो परमानेंटली कोई दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन 3 महीने बाद जब साइकिल स्टार्ट हो जाएगी तो आपको क्या करना है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उसे स्टार्ट करोगे या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है मतलब आप क्या यूज करोगे उसमें, है ना? तो ध्यान रखें आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में 3 महीने बाद, अगर 3 महीने की पूछता है कि 3 महीने बाद बेस्ट कौन सा है, तो फिजिकल लिखना है। क्या लिखना है? फिजिकल, मतलब कॉन्डम यूज कर सकते हो। अगर वो बोले कि 6 महीने बाद क्या करना है, तो आपको क्या देना है जवाब? ओसीपी दे सकते हो। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, दैट मींस केमिकल आप यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो इतना अच्छा तरीके से समझा दिया है मैंने। और उसके बाद एक कभी आपसे वैसे पूछेगा नहीं, अभी आगे चल रहे हैं अपन। एक आता है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, छोटी मोटी चीजें आती है
तो वो भी आपको बता देते हैं। एब्सटेनेंस की तो 0% फेलियर होती है, उसमें कोई इतना इश्यू नहीं है। फिजिकल फेलियर आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद जो फीमेल कॉन्डम है उनको क्या बोला जाता है? फेमिडोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फीमेल कॉन्डम को याद रखें, फीमेल कॉन्डम जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फेमिडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेमिडोन। ठीक है, ये किसके बने होते हैं? लेटेक्स के बने होते हैं, लेटेक्स। अब जो वो पहली वाली बात चली गई है, ये ध्यान रखें कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता था, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता था, है ना? होता है लेकिन सब में नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक पीपीआईयूसीडी यूज करते हैं, वो पीपीआईयूसीडी दैट इज क्या होता है? पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये यूज करते हैं ना, तो इसका सबसे बेस्ट पीरियड क्या होता है? तो आप लोगों को पता पड़ ही गया वैसे कि इसको लगाने का टाइम पीरियड जो है वो कब होती है। मैंने आपको बताया है कि डिलीवरी के जस्ट बाद में, ये बोला है मैंने आपको डिलीवरी के बाद में। लेकिन इसके एक्सपल्शन के जो चांसेस है वो कब है? तो देखो, जब लगाएंगे उसी समय होगा, पोस्टपार्टम में। ये ध्यान रखिए, जस्ट आफ्टर द पोस्टपार्टम में ही इसके एक्सपल्शन के रेट भी ज्यादा है, और इसको लगाया भी कब जाता है? डिलीवरी के बाद में, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा आपकी छोटी मोटी चीजें बची है, वो मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अब आप थोड़ा सा डिस्कशन बचेगा छोटा छोटा, वो अपन सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा करेंगे डिस्कशन। ये तो एक सिंपल मैंने आपको बताया है कितना आपको यूज करना चाहिए, क्या है, कितना अमाउंट ऑफ नॉन अर्गेस्ट्राइल होता है, नॉन एस्ट्रॉइल होता है, वो कितना होता है, क्या होता है, छाया क्या होती है, निश्चय क्या होता है ना? तो वो चीजें अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। और कल जैसा वैसे बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा इसे माला डी माला इनका याद रख लेना, है ना? वैसे चलो कल ही करवा दूंगा आपको। 4-5 नाम है केवल, और 4-5 नाम के अंदर कंटेंट क्या क्या है वो बस बता दूंगा। एक सिंपल वे में 10-15 मिनट की क्लास रहेगी वो शुरू में, उसमें कल कंप्लीट हो जाएगा। ओसीपी में क्या क्या होता है, बाइफेजिक मोनोफेजिक क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, उसमें माला डी माला इन क्या होता है, उसके अंदर कंटेंट क्या होता है। उसके बाद जो इंजेक्शन 3 महीने के लिए लगता है, 10 साल के लिए लगता है, उसे क्या बोलते हैं? डब्बा एक बोलते हैं, डब्बा एक बोलते हैं, है ना? उसके अलावा ही छाया हो गई, एक और नाम और आता है शायद, कुछ ऐसा ही कुछ है, उसमें भी एक नाम और है, तो वो भी अपन देख लेंगे। तो ये सारा क्लियर हो जाएगा कल, है ना? तो ऑल द बेस्ट। आज के लिए बहुत है, इसे पढ़ें अच्छे से और अपने दिमाग में बिठा लें। ठीक है।